होगा राज तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। लगातार हम ये चर्चा कर रहे थे जब से चुनाव शुरू हुआ था, कहीं रोजगार का मुद्दा तो कहीं 10 लाख नौकरियों का मुद्दा तो कहीं फ्री कोरोना वैक्सीन का मुद्दा। लगातार ये चर्चा बनी थी कि आखिर बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा और आखिरकार वो दिन, वो पल और वो क्षण आ गया आज जब ये तय हो जाएगा कि आज किसका राज तिलक होगा। बिहार में अगली सरकार आखिर किस पे बनेगी, हम इस पे चर्चा करेंगे, हम इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रुझानों से अपडेट करा देते हैं। देखिए, एनडीए जो है इस वक्त 127 पर है, 127 से वो आगे चल रही है। आरजेडी जो है वो 105 पर है और अन्य जो है वो 11 पर आगे चल रहे। 234 सीटें हैं जिस पर एनडीए 127 पर है, आरजेडी 105 पर है और अन्य जो है वो 11 पर चल रहे। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अगली सरकार उनकी बन सकती है आरजेडी की। लेकिन जिस तरीके से आज रुझान सामने आ रहे हैं वो अलग ही बयां करते हैं कि आरजेडी जो है वो इस बार एनडीए से पीछे चल रही है। लेकिन एनडीए और आरजेडी में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही। कुछ भी हो सकता है क्योंकि रुझान जो है वो लगातार आ रहे हैं। कभी कोई पार्टी आगे जा रही है तो कभी कोई पार्टी, और ऐसे में हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक एक सही रिजल्ट जो है वो नहीं आ जाता। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले मैं आपको मिला दें रत्नेश मिश्रा जी से, जो आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं चुनाव की जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी इन्हीं से की थी और ऐसा माना जा रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो अपना दमखम दिखा सकती है और ऐसा माना भी देखा भी जा रहा था कल तक, क्योंकि कल तेजस्वी यादव का जन्मदिन था और ऐसे में लालू ने उन्हें कहा था कि गिफ्ट जो है जनता देगी गिफ्ट। लेकिन रुझानों की माने तो कुछ अलग ही बयां कर रही है। आरजेडी 129 पे है और आरजेडी 103 पर है और एनडीए जो है 129 पर। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अभी कुछ मतदान केंद्रों पर वोटिंग स्लो हो रही है। ठीक है, तो अभी जब तक 3-4 बजे तक के जो अंतिम रुझानों से 1-2 घंटे पहले का जो समय है तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। और रही बात, देखिए तेजस्वी सीएम बनते हैं या नहीं बनते हैं या बिहार का सीएम कौन बनेगा, ये तो अभी भविष्य के मुख में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर हम कुछ प्रेडिक्ट कर देंगे तो कहा जाएगा रत्नेश कुमार मिश्रा फेल हो गए। फेल होने से अच्छा है कि कुछ बोले ही मत। लेकिन अभी फ़िलहाल कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है इस चुनाव में और उनके हाथों से बहुत बड़ी चीज़, इवन मैं ये कह सकता हूँ मुख्यमंत्री की कुर्सी एनडीए की सरकार बनने के बावजूद भी सीएम के नीतीश के हाथों से निकल सकती है। कहीं ना कहीं जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो लगातार जो मुद्दे थे वो हावी थे। इस बार तेजस्वी जो है लालू यादव के बिना ही चुनाव लड़े। क्या लगता है ये फायदा जो है उनको पहुंचा है इस बार? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, पहली बार हमारी दिल्ली की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे भारत में पहली बार किसी चुनाव को लड़ते हुए शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और मूलभूत सुविधाओं को चुनाव का मुद्दा बनाया। ठीक, दूसरी बार ऐसा बिहार में हो रहा है कि कोई एक युवा नेता, ठीक है, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा है और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, ठीक, और शिक्षा के स्तर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इन दो मुद्दों पर बीजेपी का एक कोर वोट बैंक है, जो बुजुर्ग हैं, जो 50+ हैं, वो एक तरह से बीजेपी के बहुत कोर वोट बैंक है जो सवर्ण है। लेकिन जो यूथ है, जो 20 से 30 साल के बीच का है, जिसको रोजगार की तलाश है, जिसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस बार चाहे जिस भी समाज का रहा हो, चाहे जिस भी जाति का रहा हो, चाहे जिस भी धर्म का रहा हो, उसने खुलकर आरजेडी को, तो मैं नहीं कह सकता कि आरजेडी को सपोर्ट किया कि नहीं किया, लेकिन उसने खुलकर तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया है। और अगर तेजस्वी यादव एक नए नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं युवाओं की देन है। लेकिन आप ये मानेंगे जरूर कि तेजस्वी यादव की वजह से ही 104 पर पहुंच गई है आरजेडी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ और बताऊंगा कि तेजस्वी यादव ने एक नया विकल्प देने की कोशिश की है बिहार में। तेजस्वी यादव ने ये बताया है कि पिछली सरकारें, उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी माता राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री, तो कहा जाता है कि उनके टाइम में जंगल राज हुआ करता। कहीं ना कहीं उस जंगल राज की छवि से निकलने की कोशिश की है तेजस्वी ने। और तेजस्वी
आरजेडी के महागठबंधन के एक निर्विरोध नेता के रूप में उभर कर आए हैं। तेजस्वी हारते हैं या जीतते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन बिहार की जनता को तेजस्वी ने एक नया युवा नेतृत्व दे दिया है। आज नहीं तो कल ये युवा नेतृत्व बिहार की दिशा बदलने के लिए मुखर होगा। ये तो मतलब खैर रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कौन जो है बिहार की सत्ता पे काबिज होगा। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये बयान भी दे दिया था और कहा भी ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो इमोशनल वोट था कि वो उनका अंतिम चुनाव है, क्या उसका फायदा हुआ है या क्या फ्री कोरोना वैक्सीन का फायदा हुआ? मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एनडीए की पार्टिकुलर बात करेंगे तो एनडीए तो सत्ता में आ रही है, लेकिन इतिहास उठा के देखिए, पहली बार बिहार के चुनाव में ऐसा हो रहा है कि जेडीयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रही है, ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू का जो पॉलिटिकल ग्राउंड रहा है वो तो ख़त्म हुआ है। और एक चीज़ बहुत बड़ी मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा बयान हो सकता है मेरा, लेकिन ये मेरा मानना है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े पॉलिटिकल राइवल हैं नीतीश कुमार। हमने देखा है 2014 में जिस तरह प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों के बीच होड़ लगी थी, वो तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक हिंदुत्व का टैग लगा हुआ था, तो जनता ने उन्हीं को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। अन्यथा नीतीश उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थे, और नीतीश ने 2019 में भी उनको चैलेंज करने की कोशिश की। एक नेता ने दो बार प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करने की कोशिश की। तो लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अगर एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को डैमेज कर सकते हैं नीतीश कुमार। इस बिहार के चुनाव में मैं आपको बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा होता तो, क्योंकि कहीं ना कहीं 2015 में जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए थे, बीच में टूट गया, फिर उसके बाद बीजेपी ने जेडीयू का हाथ दामन थाम लिया। क्या कहेंगे कि अगर बीजेपी नहीं होती या फिर अगर बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही होती, अकेले दम पे लड़ रही, तो क्या बीजेपी जीतती? नहीं, देखिए, मैं बिहार में बीजेपी इतनी भी मजबूत नहीं है कि वो अकेले लड़े और चुनाव बना ले। लेकिन अब वोटिंग के हिसाब से तो देखा जा रहा है बीजेपी सबसे आगे। बिल्कुल चल रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े। महागठबंधन में इन्होंने कहा हम सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ना है, ठीक। फिर क्या हुआ कि जैसे ही इनको लगा कि इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे तेजस्वी और तेज प्रताप, ये निकल गए महागठबंधन से और इन्होंने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, ठीक। जनता सब जानती है, वो जमाना चला गया जब जनता को आप मूर्ख समझते थे। जनता बुद्धिमान हो चुकी है, जनता सारी चीज़ों को समझती है। जनता ने नीतीश कुमार के अवसरवाद को नकार दिया है, ठीक है। लेकिन काउंटिंग के हिसाब से या फिर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो एनडीए आगे चल रही। क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार वहां बनती है, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या बीजेपी अलग हो जाएगी उसके बाद जेडीयू से? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एनडीए की सरकार अगर बनती है और बीजेपी अगर 70+ भी सीटें लेकर आती है, जेडीयू बैकफुट पे आ जाएगी फिर? बिल्कुल, अगर 70+ सीटें आ जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की इस इलेक्शन में, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार को एज अ सीएम कैंडिडेट, एज अ सीएम एक्सेप्ट नहीं करेगी। इवन वो मिड टर्म इलेक्शंस के लिए जा सकती है, वो मध्यावधि चुनाव के लिए जा सकती है, लेकिन वो उनको सीएम के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह को सीएम बनाने की भी बातचीत भारतीय जनता पार्टी में चलने लगी होगी, क्योंकि गिरिराज सिंह लगातार भाजपा की तरफ से सीएम बनने की रेस में थे। अंतिम चुनाव का मतलब क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हर किसी के लिए। जब उन्होंने ये मंच से बोला कि ये अंतिम चुनाव है और इस बार मेरा यहाँ पर जब प्रचार प्रसार कर रहे थे कि ये अंतिम चरण भी है और मेरा अंतिम चुनाव भी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, अंतिम चुनाव एक तरह से मैं आपको बता दूं, मैंने फिर कहा ना कि जनता अब इन लुभावनी बातों में नहीं आने वाली। जनता ये क्या कहते हैं, लच्छेदार भाषण नहीं, इमोशनल टारगेट था कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, मैं आपके परिवार का व्यक्ति थोड़ी ना हूँ भाई, मुझे सरकार चुननी है, मुझे अपने स्टेट का भविष्य चुनना है। आप मुझसे भावनात्मक तौर पे, सरकारें भावना के तौर पे नहीं बनाई जाती, सरकारें जिम्मेदारियां तय करती हुई बनाई जाती हैं। और बिहार का युवा इस समय इतना जिम्मेदार बन चुका है, उसने देखा है 15 सालों में आपने क्या बना दिया राज्य को, ठीक, शिक्षा का स्तर कहाँ पहुँचा दिया। ये कहते हैं हम श्रम सप्लाई करते हैं। अरे नीतीश जी, आपको तो क्या कहते हैं, एक मतलब शर्म भी नहीं आती आपको। आप बिहार के लोगों को मजदूर बताते हैं,
आप आके दिल्ली के इलेक्शंस में बुराड़ी में जेडीयू के प्रचार कैंडिडेट का प्रचार करते हुए आप कहते हैं कि हम बिहार श्रम सप्लाई करता है। अरे भाई, आप ये कहते हैं बिहार इंजीनियर सप्लाई करता है, बिहार डॉक्टर सप्लाई करता है, ठीक है, तो हम मानते हैं। आप ये कहते हैं कि बिहार भारत के सबसे प्रबुद्ध शिक्षाविदों का केंद्र है, ठीक। आप देखिए, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा, आज आपने क्या कर दिया उसे। आप किसी की गलती को बार बार बोल के अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते। जंगल राज 15 सालों में ये था, ये किया, वो किया। आपने 15 सालों में क्या किया, जनता आपसे पूछेगी ना। लालू का, आज का जो युवा है उसने लालू का शासनकाल नहीं देखा, वो उस समय ये समझ भी नहीं पा रहा था कि राजनीति होती क्या है। लेकिन आपके 15 सालों में वो इतना परिपक्व हो गया है, वो इतना मैच्योर हो गया है कि वो राजनीति को जानता है, और अब आपकी इन लुभावनी और क्या कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला। लुभावने बातें तो तेजस्वी यादव ने भी किए थे, और अगर, क्योंकि 19-20 का फर्क है आरजेडी और जेडीयू में, और अगर आ जाती है सत्ता आरजेडी की, तो क्या 10 लाख नौकरियों का जो वादा था वो तेजस्वी पूरा कर पाएंगे? क्योंकि उन्हीं पे कहीं ना कहीं युवाओं का ज्यादा वोट गया है उनको। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ये कहें कि इन्होंने इलेक्शन के पहले एक रोड मैप नहीं दिया, तो सही बात है, ये 10 लाख नौकरियां कैसे देंगे, इन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक कैबिनेट नोट के माध्यम से ये नौकरियों का सृजन कर सकते हैं, ठीक। कैबिनेट नोट एक होता है कि एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुलाया जाता है, उनके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं उसका डेटा मांगा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वैकेंसीज का अलॉटमेंट किया जाता है, और सरकार उसके लिए परीक्षाएं कराती है। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कैबिनेट नोट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस देश में कैबिनेट नोट के माध्यम से नोटबंदी हो सकती है, जिस देश में कैबिनेट नोट के माध्यम से लॉकडाउन लग सकता है, तो उस देश में कैबिनेट नोट के माध्यम से सरकारी नौकरियों का भी सृजन हो सकता है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर तेजस्वी के ऊपर युवाओं ने इतना भरोसा जताया है, तो तेजस्वी को युवाओं का भरोसा जीतना चाहिए। और देखिए, 5 सालों में 10 लाख नौकरियां अगर ये दे, देखिए 10 लाख नौकरियां तुरंत तो नहीं आ जाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर एक टारगेट बनाकर तेजस्वी यादव 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे करके नौकरियों को जनरेट करते हैं और नौकरियां देते हैं, तो कहीं ना, अगर आप 10 लाख आपने बोली, अगर आप 6 लाख 7 लाख भी दे ले जाते हैं, तो एक टारगेट आपने। बहुत बड़ा फायदा ये भी हुआ था कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव जो है अपने परिवार से काफी दूर थे, चाहे वो तेज प्रताप यादव की बात करें, या फिर राबड़ी देवी, या फिर लालू प्रसाद यादव। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनके परिवार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं तेजस्वी, जिनका अभी किसी विवाद में नाम नहीं आया, ठीक। कोई विवाद, कोई बहुत बड़ा विवाद इनके साथ नहीं जुड़ा। इनके माननीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी का भी नाम घोटालों में आ चुका है, और तेज प्रताप का ऐश्वर्या जी को लेकर नाम खराब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी दिखाई है इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने ये दिखाया कि भैया जितने इनके परिवार के दागी थे उनको किनारे कर दिया, कि उनसे दूरी बना ली। तेजस्वी ने अपने आप को एक स्वच्छ छवि वाले नेता के तौर पर क्या किया, डिप्लॉय किया। और युवाओं की बात करते हुए इन्होंने शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बनाया, और उसी पे बात करते रहे। इन्होंने तो ना तो धर्म की बात की, ना जाति की बात की, क्योंकि तेजस्वी यादव की रणनीति इस बार थोड़ा सा अलग थी, थोड़ी नहीं, बहुत अलग थी। क्योंकि हर बार देखिए, बिहार में जाति बहुत प्रभावी है, लेकिन इन्होंने जाति की राजनीति को नकार दिया। मैंने आपके पहले वाले एक प्रोग्राम में पहले भी दिन कहा था कि जब भी रोजगार की बात होगी, जब भी शिक्षा की बात होगी, और जब भी युवा नेतृत्व मिलेगा, तो युवा जो है वो धर्म और जाति को नकार देगा। और इस बार कहीं ना कहीं रोजगार की बात तो एनडीए ने भी की थी। रोजगार की बात, देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक। दूसरा आया, आप मेरे साथ हो, मैं आपको 19 लाख रुपए दूंगा, ठीक। फिर दूसरा जिसने कहा कि 19 लाख रुपए दूंगा, वही मेरे 10 लाख रुपए देने पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। तो अगर मैं 10 लाख नहीं दे सकता, तो आप 19 लाख भी कहां से दोगे? आपके पास कौन सा स्पेशल क्या कहते हैं कोई यंत्र है जिससे आप जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 10 लाख, आप तेजस्वी ने जब 10 लाख बोल दिया, उसके बाद एनडीए ने 19 लाख की बात की, जॉब क्रिएशन की। और तेजस्वी ने भले ही नहीं बताया कि वो सरकारी नौकरियां देंगे या प्राइवेट देंगे, भले नहीं क्लियर किया, लेकिन
जैसा कि पूर्वांचल और बिहार में माना जाता है कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी ही होता है, तो सरकारी नौकरियों की ही बात की होगी और मैं आशा करता हूं कि तेजस्वी इस पर खरे उतरेंगे। युवाओं की बात करते हैं तो अगर चिराग पासवान भी और पुष्पम प्रिया, ये भी बहुत चर्चित चेहरा रहे चुनाव में, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें एनडीए इस वक्त 132 पर है और आरजेडी जो है वो 100 पर, अभी 100 से बढ़त पर है और एनडीए जो है वो 132 पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी पीछे है इस वक्त। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करेंगे तो चिराग पासवान भी कुछ चर्चित चेहरा रहे, उनका भी इमोशनल वोट था क्योंकि उनके पिता का निधन हो गया और ऐसे में वो भी इमोशनल वोट जो है उनको भी मिल सकता है। तो भाई पिछली बार 2 थे, इस बार 5 पे आगे चल रहे हैं, तो फायदा ही तो हो रहा है, ये फायदा ही तो है। इमोशनल वोट कहा जा सकता है सर? बिल्कुल कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन चिराग पासवान लगातार जेडीयू पर ही हमला करते रहे। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एक तरह से मान सकते हैं कि एक पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में ये भी होता है कि आप अगर अपने आप को हाई जंप करना चाहते हो और लगातार कहीं ना कहीं, मैं ये मानता हूँ ना, मैंने आपसे कहा कि बीजेपी की एनडीए में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल थे नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री जी के, ठीक। तो ये भी हो सकता है कि एलजेपी अगर एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स उतारे तो ये हो सकता है कि बीजेपी के कहने पर किया हो, ठीक। और लगातार नीतीश कुमार ये जानते भी हैं कि एलजेपी किसके, चिराग पासवान किसके इशारों पर नाच रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे किसी बड़े नेता को तो हाथ रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आप गठबंधन में रहते हो। बीजेपी एलजेपी हो सकता है बिहार में? अब देखिए एलजेपी तो उतनी बड़ी पार्टी बनकर उभर नहीं रही है, अगर उभरती तो सोचा जा सकता था, हाँ एक बन सकता। लेकिन ऐसा माना भी जा रहा था कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं साठगांठ हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जहाँ तक मैं मानता हूँ। और अगर चिराग पासवान जाते हैं आरजेडी के साथ तो कहीं ना कहीं इन्हें केंद्र की सत्ता से बाहर होना होगा, और कोई राज्य के लिए केंद्र से बाहर जाना। लेकिन अगर बात करें पुष्पम प्रिया की, पहली बार चुनाव में वो उतरी और कहीं ना कहीं युवाओं को वो लेके साथ में चली और जिस तरीके से वो चर्चा में रही पूरे चुनाव में, लेकिन देखा जा रहा है तो बांकीपुर से वो पीछे चल रही हैं। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जो हैं लव सिन्हा, वो भी बांकीपुर से पीछे चल रहे हैं। देखिए मैंने पहली बार ही आपको पहली जो हमारा पहला कार्यक्रम हुआ था उसी में मैंने कहा था कि बिहार की जनता एक नए नवेले खिलाड़ी पर दांव नहीं खेलेगी, और नहीं खेला, क्लियर है। मैंने आपको कहा था ना कि पुष्पम प्रिया चौधरी, जो भी नाम है उनका, पुष्पम प्रिया चौधरी जी, आप देखिए राजनीति में पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप पॉलिसीज़ को कायदे से इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, पॉलिसीज़ जो बनकर आएंगी उन्हें एनालिसिस कर पाएंगे उनका, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जनता में भी पकड़ होनी चाहिए। पहली बार वो चुनाव में होती थी तो इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि अनुभव बहुत जरूरी है चुनाव में उतरने का। राजनीति में मैंने आपको पहले भी कहा था कि राजनीतिक अनुभव, जनता जमीन पे क्या चाहता है। आप आते हैं, आप हेलीकॉप्टर नेता बन के आते हैं, आप अपनी पार्टी बनाते हैं और खुद को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं। मजाक चल रहा है क्या? चुनाव होने हैं, जनता अपना नेता चुनेगी, जनता ये देख उसका। देखिए आप अगर एक कैंडिडेट के तौर पे लड़ती, पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ती तो ठीक था, लेकिन आपने तो खुद को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इतना आसान थोड़ी ना होता। सीएम एक परिपक्व व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास राजनीति की समझ हो। ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता कि कहीं बैठा था उसको लाके सीएम बना। हमने उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ना, अपना उनको सीएम बनने का अनुभव नहीं था, उनके परिवार में कोई सीएम नहीं था, ठीक। उनको ना तो कोई प्रशासनिक अनुभव था, ना तो कोई देखिए एक सांसद के तौर पे काम करना अलग बात है और एक मुख्यमंत्री के तौर पे काम करना अलग बात है। एक प्रशासनिक अधिकारी जो भी होता, जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रशासन में कार्य करने का अनुभव रहा है और उस अनुभव को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे प्रयोग किया। हम यहाँ सफल हैं। लेकिन अगर आप किसी धार्मिक व्यक्ति को लाकर बैठा देंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, देख रहे हैं पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है, तो ऐसा बिहार नहीं चाहेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि एनडीए जो है 134 पर है और आरजेडी जो 98 सीट पे आ गई है, और ऐसे में कितने सीट की जरूरत है एनडीए को और आरजेडी को? एनडीए तो देखिए बहुत आगे जा चुकी है, एनडीए तो 12+ सीटें जा रही हैं पूर्ण बहुमत से। और मैं बता दूं ये कुल मिला के आंकड़ा है जो हम बता रहे हैं, ये कुल मिला के आंकड़ा है। तो आरजेडी को आखिर कितनी सीटों की जरूरत है? आरजेडी को तो अभी लगता है 24 सीटों की जरूरत है, अगर वो सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं तो। क्या लगता है?
पहुंच पाएंगे? अब देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो जब रुझान आने शुरू हुए थे तो हमने देखा था 122-24 तक भी गई थी आरजेडी, उसके बाद लगातार नीचे आ रही है। तो अभी थोड़ा में देखा गया कि एनडीए की अगर बात करें तो सिर्फ 76 सीट बीजेपी की आई हैं, जबकि जेडीयू को 52 सीटें मिली और वीआईपी को 5। देखिए, पिछली बार कितनी थी बीजेपी, ये देखिए, पिछली बार थी 53, इस बार जा रही है 76। पिछली बार थी जेडीयू 73, इस बार जा रही है 52। तो मैंने कहा ना कि जेडीयू का जो कद था बिहार की राजनीति में वो कम हो रहा है। और जेडीयू के नेता कौन है? नीतीश कुमार। तो जब पार्टी का ही कद कमजोर हो गया, पार्टी का ही कद छोटा हो गया, तो नेता तो अपने आप छोटा हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, मेरे पास 70 रुपये हैं, आपके पास 52 रुपये हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगा? नहीं दूंगा भाई। और वही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। लेकिन वही आरजेडी की बात करें तो 62 पे आरजेडी है और कांग्रेस 17 पे है और लेफ्ट जो है 19 पर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहीं रोल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अगर देखा जाए तो अगर कोई चेहरा है आरजेडी में तो वो सिर्फ तेजस्वी है, और जिस तरीके से उन्होंने धुआंधार रैलियां भी की हैं, कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ा। देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस केवल बिहार से ही नहीं पूरे देश से साफ होने वाली है, ठीक। और कांग्रेस जो है, आप देखिए, जब आपका दल ही नेतृत्व विहीन हो जाएगा तो आप फिर नेतृत्व नहीं कर सकते। आपके पार्टी में नेतृत्व, हमारी आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, हमारा एक नेतृत्व है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, हमारे नेता हैं, ठीक। उनके नेतृत्व में और उनके सानिध्य में पूरी पार्टी काम कर रही है। हमारी पार्टी का एक मोटो है, ठीक है, हमारे पार्टी का एक विजन है, ठीक। लेकिन इधर देख लीजिए, जब आप कांग्रेस की तरफ जाते हैं ना, इनकी पार्टी का कोई डिफाइंड लीडर है। यहाँ पे कभी आके प्रियंका गांधी लीडर बन जाती हैं, कभी आके राहुल गांधी बन जाते हैं, कभी सोनिया गांधी बन जाती है, कभी कोई बन जाता है। भाई, जब आपका लीडरशिप ही नहीं है आपके यहाँ, तो आपको जनता वोट कैसे देगी? जनता देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखने से जनता वोट नहीं देती, ठीक। जनता नेतृत्व को वोट देती है। कांग्रेस को नेतृत्व डेवलप करना होगा, किसी एक को नेता के तौर पर स्थापित होना, अगर वो भारतीय राजनीति में बने रहना चाहते हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि बहुत पुरानी चीज़ों को लोग बदल देते हैं, ठीक। और अब कांग्रेस के निकाल सकती है अपने खेमे से कांग्रेस को? नहीं, मुझे नहीं फायदा हो रहा है मतलब। देखिए, कहीं ना कहीं 24-25 सीटें जो लेके आ रही है, तो आरजेडी को तो सीटों की जरूरत है। देखा जाए तो MY यानी कि मुस्लिम ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को वोट। आप इस बार बिहार की जनता में MYM का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार अदर कास्ट ने भी आरजेडी को बहुत कायदे से सपोर्ट किया। और मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको ना, युवा जो होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जिस भी कैटेगरी का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैन हो, युवा के नाम पे वो एक हो जाता है। तो देखना होगा, क्योंकि लगातार काउंटिंग जारी है। आपको बता दें, अब तक 25% तक काउंटिंग हो चुकी है और लगातार जारी है, रुझान लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें, एनडीए जो है 135 सीटों पर है और आरजेडी जो है वो 58 सीटों पे है। देखना काफी अहम होगा कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव, महाचुनाव में कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ता है, किस पर सरकार बनेगी। हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए, लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखते रहिए भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।